तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर से आज हम आ गए हैं सेकंड सेशन के साथ, करंट अफेयर रिवोल्यूशनरी वीडियो के साथ। तो आपका स्वागत मैं निशांत कुमार करता हूं डीएनए में, डेली न्यूज़पेपर अनुसंधान। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर से आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट न्यूज हमारे पास है, काफी चर्चा में न्यूज है। अहमदाबाद फॉर्मली अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स ऑफ 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। अब इस न्यूज से हम लोग को क्या निचोड़ निकालना है, चलिए देखते हैं। तो ये जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, दिस 2030 ये सैनिटरी एडिशन होगा। दिस गेम इज द सैनिटरी एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब आपके ध्यान में सैनिटरी एडिशन क्या होता है? तो सैनिटरी एडिशन मींस 100 इयर्स। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा ये 100th ईयर वाला कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। तो जो आपके दिमाग में पहला चीज, तो पहला गेम कब हुआ था? तो पहला गेम हुआ था 1930 में। कहां पे? हैमिल्टन, कनाडा। तो जो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो हुआ था 1930 में, हैमिल्टन, कनाडा में। एंड जो 2030 वाला हो रहा है वो 100th ईयर वाला कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला, वो कहां होगा? अहमदाबाद, इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया इससे पहले कितना कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर चुका है? तो 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए आखिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स है क्या। तो कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया का सेकेंड मोस्ट मल्टी नेशन मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। दुनिया का सेकेंड मोस्ट मल्टी नेशन मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। तो पहला कौन है? ओलंपिक्स। एंड ये कितने सालों के बाद करवाया जाता है? तो आफ्टर एवरी 4 इयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो अभी 2022 में यूके के बर्मिंघम शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। फिर 2026 में 2022 ब्रिंगिंग यूके, बर्मिंघम यूके। 2026 ग्लासगो, स्कॉटलैंड। एंड 2030 अहमदाबाद, इंडिया। एंड यही 2022 गेम्स में इंडिया का पोजीशन क्या था? 4th। ठीक है, ये हो गई ईयर्स एंड द एडिशंस। तो जो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 में, उस समय इसका नाम ब्रिटिश इंपायर गेम्स रखा गया था। ठीक है, द ब्रिटिश इंपायर गेम। एंड ये वो कंटिन्यू चलता गया 1978 तक, जिसका नाम 1978 से चेंज करके कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये था इसका पूरा इंफॉर्मेशन। अब आते हैं सेकेंड न्यूज पे। ओके, गिनी बिसाऊ मिलिट्री ऑफिसर डिक्लेयर टेकिंग टोटल कंट्रोल ऑफ द कंट्री। एंड ये देखिए गिनी बिसाऊ किधर है? तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट साइड में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है गिनी। उसी में एक छोटा सा शहर है बिसाऊ। ठीक है, तो गिनी बिसाऊ में क्या हुआ है कि एक कूप हो गया है। तो यहाँ के जो मिलिट्री थे उन्होंने स्टेट का कंट्रोल ले लिया। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उनका रिजल्ट आज ही आने वाला था, बट उससे पहले ही यहाँ पे मिलिट्री कूप करके यहाँ पे मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया टोटल स्टेट का। तो इस एग्जाम में प्री में क्वेश्चन आता है कि अभी हालांकि हाल ही में कौन सी अफ्रीकी देश में अभी मिलिट्री कूप हुआ है? तो आपका आंसर होना चाहिए गिनी बिसाऊ। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। व्हाट इज द मेकाडाटू डैम प्रोजेक्ट डिस्प्यूट एक्सप्लेन्ड। ओके, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, हाउ द has the तमिलनाडु गवर्नमेंट रिएक्टेड। तो ये जो मेकादातु प्रोजेक्ट है, डैम प्रोजेक्ट, ये 4 साल 5 साल, ये आज का न्यूज नहीं है, ये 10 सालों से चल आ रहा है। इसका जो फर्स्ट न्यूज आया था हुआ था 1995 में, आज है 2025। तो आप देख सकते हैं ये 20-30 सालों में ये न्यूज लगातार न्यूज में है। तो ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आखिर ये है क्या मेकाडाटू प्रोजेक्ट कर्नाटका? देखिए, मेकाडाटू 9,000 crore project proposed on Pontingontu in Karnataka. Project site is at the confluence of Kaveri and its tributary Arkavati.
तो आपके दिमाग में आना चाहिए कावेरी एंड अर्कावती, ये दो कीवर्ड्स हमने यहां से निकाला। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस डैम प्रोजेक्ट का आखिर मसला क्या है। तो मैं अगर इंडिया को यहां ड्रॉ करूंगा, ओके, तो ये रहा आपका कर्नाटक एंड ये रहा आपका तमिलनाडु। देख सकते हैं, ये रहा कर्नाटक एंड ये है तमिलनाडु। तो आपकी जून के टाइम में यहाँ पे जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड आता है, तो यहाँ पे कर्नाटक को मैक्सिमम रेनफॉल किससे मिलता है? साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे रेनफॉल होता है, जबकि तमिलनाडु को मैक्सिमम रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे आंध्रा कोस्ट पे एक हल्का सा डाइवर्जेंस है, जिसके कारण जो विंड है वो पैरेलली मूव कर जाते हैं। तो जो तमिलनाडु है उसको मैक्सिमम रेनफॉल नॉर्थ से आता है, नॉर्थ ईस्ट विंड से। ठीक है, तो जबकि पूरे इंडिया में मई जून में आपको बारिश का मौसम होगा, जून जुलाई में, उस समय तमिलनाडु में वो नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल तमिलनाडु में नहीं मिलेगा उस समय, जहां कर्नाटक में मिलेगा। तो आप देखते होंगे इसी के कारण मैक्सिमम आईपीएल मैचेस को भी यहाँ से हटा के शिफ्ट करके पुणे कर दिया गया था 2018 में, क्योंकि ये जो स्टेट है ये कावेरी रिवर पर डिपेंड करता है। अगर इसके पास रेनफॉल नहीं आएगा तो यही कावेरी रिवर है जिसके जिसके कारण तमिलनाडु ग्रो करेगा। तो ये कावेरी रिवर पे जहां पे तमिलनाडु एंड कर्नाटक का जंक्शन है, यहाँ बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर यहीं पे आपका ये डैम प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इसका बनने का ये कारण था कि इससे बेंगलोर को मतलब पानी की व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, पर इसमें तमिलनाडु का क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि कोई भी रिवर अगर अपर राइपेरियन स्टेट से लोअर राइपेरियन स्टेट पे जाएगी तो लोअर स्टेट वाले का कंसेंट लिया जाएगा इसके ऊपर रिजर्वर बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ये कहता है कि जब भी आप कोई डैम बनाइएगा, अगर आप अपर राइपेरियन स्टेट में लोअर राइपेरियन स्टेट में आपके यहाँ से नदी जा रहा है, तो पहले आप लोअर स्टेट से कंसेंट लीजिएगा, उसके बाद ही आप डैम बना सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है, जबकि कर्नाटक गवर्नमेंट कहती है कि उस एक्ट में ये भी कहना है कि अगर हम पीने के पानी के लिए अगर डैम बनाते हैं एंड उसके बाद भी जो जितना पहले पानी तमिलनाडु में जा रहा है अगर उतना अभी भी आएगा तो उसके लिए हमें कंसेंट का नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इस डैम के रिगार्डिंग। एंड सेकेंड थिंग अब यहाँ पे आ जाएगा कावेरी रिवर। तो अब मैं कावेरी रिवर ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो कावेरी रिवर का ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक, यहां से कावेरी रिवर का ओरिजिन है। उसके बाद ये फ्लो करती है। ठीक है, तो इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे हेमवती, सिमशा, अर्कावती। ठीक है, एंड यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, पहले भावनी आया, भावनी, काबनी, नोएल एंड अमरावती। ये आपके कावेरी रिवर हो गए एंड इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए। तो आप अपने कॉपी में इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी आप एग्जाम दिया कावेरी रिवर का आपको नहीं आ रहा है ट्रिब्यूटरीज का नाम, कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरीज का नाम नहीं आ रहा है, तो इसमें आप 90% गेस कैसे ले सकते हैं? इसके सारे ट्रिब्यूटरीज में देखिएगा आई आता है लास्ट में मैक्सिमम के। अमरावती इधर भी आई आ गया, अर्कावती में भी आई आ गया, हेमवती में भी आई आ गया। तो इसके मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज के लास्ट में आई आएगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे इसको गेस ले सकते हैं। तो ये था पूरा डिस्प्यूट आपका कावेरी रिवर का। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। CGI says will consider plea to revive the NGSC and Ind Collegium system। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि वो फिर से रिवाइव करेंगे एनजीएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो आइए इसका पूरा मामला जानते हैं कि ये आखिर है क्या।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल जाने होंगे। आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, आर्टिकल 222, आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 124A to 124C। तो चलिए आर्टिकल 124 कहता है deals with the appointment of the Supreme Court judges including the Chief Justice of India। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217 क्लॉज 1। इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं एंड चीफ जस्टिस वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस इफ द प्रेसिडेंट डीम नेसेसरी। ठीक है, ये कहता है। फिर आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का पावर देता है। फिर 222 क्या करता है, अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई। एंड आर्टिकल 368 amendment to add the NJSC through the 99th Constitutional Amendment Act 2014। इसी के द्वारा NJSC को ऐड किया गया था 99th Constitutional Amendment Act से। एंड आर्टिकल 124A to 124C क्या कहता है, इंसर्टेड टू एस्टैब्लिश NJSC एंड डिफाइन इट्स कंपोजिशन एंड पावर। तो इसके सारी कंपोजिशन पावर भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम, ये क्या इसका इवोल्यूशन अभी देखते हैं। तो टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम। तो ये केस होता है 1981 का, जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। तो जो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में कहा गया है कंसल्टेशन, ये उस पे सवाल था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन इज नॉट मीन टू बी कंकरेंस। मतलब कि अगर सीधे भाषा में समझा जाए, जो कंसल्टेशन है, जो सारे जज मिलकर कंसल्ट करके कोई नाम देते हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। ये कहा गया एसपी गुप्ता केस में। उसके बाद इसी के 12 साल बाद एक और केस होता है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। एंड इसी को कहा जाता है सेकेंड जज केस। एंड ये जो था, ये था आपका फर्स्ट जज केस। ठीक है, तो इसमें जो है 9 जज के एक बेंच ऑर्गेनाइज होता है। तो इस 9 जज बेंच ने जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसका डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। ठीक है, एंड बोला कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी कंसल्टेशन होगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा। मतलब जो भी ये डिसीजन देंगे अपना जो कंसल्ट करके कि किनको अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट वो बाधित होंगे उन्हीं को अपॉइंट करने के लिए। ये था आपका सेकेंड जज केस। एंड इसी के द्वारा आपका कोलेजियम सिस्टम को एक रॉ फॉर्म मिल गया, मतलब इस्टेब्लिश हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। इसी के द्वारा कोलेजियम सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ एक रॉ फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद फिर 1998 में एक केस आता है फिर, जिसको कहा जाता है फर्स्ट रेफरेंस ऑफ 1998 केस, जिसको कहा गया थर्ड जज केस। इसमें कोलेजियम सिस्टम को एक्सपैंड किया गया। कोलेजियम सिस्टम एक्सपैंडेड। ठीक है, इसमें कोलेजियम सिस्टम को एक्सपैंड किया गया। कैसे एक्सपैंड किया गया? इसके द्वारा कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होगा और यहाँ हाई कोर्ट का कोलेजियम। ठीक है, और ये हाई कोर्ट का कोलेजियम। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में एक होंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। एंड जो हाई कोर्ट के कोलेजियम होंगे उसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 मोस्ट सीनियर जज। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कोलेजियम का ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके कारण ये होने लगा कि जो कोलेजियम थे उन पे कई सारे सवाल उठने लगे कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिनके कारण बहुत सारी पेंडेंसी हो जा रही है अपॉइंटमेंट में, ठीक है। एंड प्रॉपर तरीका से जो दलित है, वुमेन है, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है जुडिशियरी में, जिसके कारण 2014 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया एंड इससे बना दिया नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बना दिया गया, ठीक है। एंड अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें कौन कौन होता एनजीएसी में। तो एनजीएसी का ये रहा स्ट्रक्चर, इसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होंगे चेयरपर्सन, ठीक है, 2 जजेस, ठीक है, ये हो गए लॉ मिनिस्टर, और 2 ऐसे पर्सन जिनको अपॉइंट किया जाएगा एक कमिटी के द्वारा, एंड वो कमिटी कंसिस्ट होगा पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सुप्रीम कोर्ट जज। ये रहा आपका एनजीएसी का कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने किया स्ट्रक, बोला कि ये आपका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, जुडिशियरी के इंडिपेंडेंट नेचर को हार्म कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। एंड इसमें एक और क्लॉज था कि अगर ये किसी एक नाम को भेजती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट आस्क कर सकते हैं ये अपना डिसीजन को रिकंसीडर करने के लिए, ठीक है। इसमें ये भी एक क्लॉज था जिसके कारण जुडिशियरी ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। तो यही ये न्यूज था, आप देख सकते हैं। हाँ, तो यही न्यूज था, सीजीआई विल कंसीडर प्ली टू रिवाइव एनजीएसी इन कोलेजियम सिस्टम। तो इसमें मैंने सारा नोट्स दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, जो समझाना था मैंने इसमें समझा दिया। एंड इसका एनजीएसी का कंपोजिशन आप देख लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड 2 इमिनेंट पर्सन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025 ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मिल्क डे। ये जो न्यूज करंट का न्यूज है, इसको मैंने लिया है डायरेक्ट पीआईबी से। बहुत लोग जानते होंगे जो 26 नवंबर है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे को कहा जाता है, बट उसी 26 नवंबर को भी पड़ता है नेशनल मिल्क डे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नेशनल मिल्क डे कब है, तो मैक्सिमम लोग ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो पीआईबी पढ़ते ही नहीं है। ये काफी आसान है मेरे लिए भी कि मैं सुबह सुबह आऊँ और आपको एमसीक्यू का सीरीज करा के चला जाऊँ, बट फिर भी आपको एक एस्पिरेंट के तौर पे एक पीआईबी का न्यूज पढ़ना ही होगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो नेशनल मिल्क डे था 26 नवंबर को, उसी दिन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक को रिलीज किया गया। एंड अब आइए देखते हैं कि इससे हम लोग क्या क्या न्यूज निकाल सकते हैं। तो इस पेज में कोई न्यूज नहीं है, आपका न्यूज आएगा यहां से, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया ग्लोबल रैंक इज फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे फॉल्स, बट ये सच है, इंडिया का जो रैंक है ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है। एंड इसमें इंडिया में भी अगर स्टेट्स देखा जाए तो टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब यूपी में मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस होता है, फॉलोड बाय राजस्थान। ये रहा आपका न्यूज, अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम मिल्क फॉलोड, मतलब मैक्सिमम मिल्क आपका होता है फॉलोड बाय राजस्थान।
ये रहा आपका फर्स्ट न्यूज। इस रिपोर्ट से आप पहला न्यूज ये निकाल लोगे। सेकेंड न्यूज क्या है? एग प्रोडक्शन इन इंडिया। द टोटल एग प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड इतना मिलियन। ये कोई बड़ी बात नहीं है। द मेजर कंट्रीब्यूशन द टोटल कम फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। देखिए ये रहा आपका न्यूज। पता जो मैक्सिमम एग प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, विथ अ शेयर ऑफ 18%, फॉलोड बाय तमिलनाडु। तो आपसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम एग इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ये रहा आपका सेकेंड न्यूज। एंड देखते हैं अब थर्ड न्यूज क्या निकाल सकते हैं इससे। ओके, तो थर्ड न्यूज है मीट प्रोडक्शन। इंडिया ग्लोबल रैंक इन मीट प्रोडक्शन इज फोर्थ। मिल्क में फर्स्ट है, मीट में कितना है? फोर्थ। अगर एग्जाम में आएगा कि क्या मीट में इंडिया का नंबर 1 है तो होगा नहीं, मीट में फोर्थ, मिल्क में 1। ठीक है, तो इंडिया ग्लोबल रैंक इन मीट प्रोडक्शन इज फोर्थ। द टोटल मीट प्रोडक्शन इन द कंट्री एस्टिमेटेड इतना मिलियन, ये हो गया। द टॉप 5 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो टॉप 5 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कौन कौन है? वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। आइए फिर से देखते हैं। मिल्क में कौन है? यूपी, मिल्क में यूपी, एग में आंध्रा, मीट में वेस्ट बंगाल। इसको रट जाइएगा, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मीट में इंडिया का रैंक 4, मिल्क में इंडिया का रैंक फर्स्ट। इस पूरे रिपोर्ट का यही निष्कर्ष है। आगे आते हैं, वूल प्रोडक्शन भी देख लेते हैं। द टोटल वूल प्रोडक्शन इन द कंट्री, ये कोई काम का नहीं। द मेजर कंट्रीब्यूशन द वूल प्रोडक्शन कम फ्रॉम राजस्थान। वूल का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान से ही होता है, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर। एंड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम लोग जम्मू कश्मीर को ही आंसर मारेंगे, हालांकि ये सच नहीं है। इस रिपोर्ट के द्वारा ये रिपोर्ट कहता है कि राजस्थान में मैक्सिमम वूल प्रोड्यूस होता है। तो आपका 5 चीज आ गया। तो चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। मिल्क हो गया आपका, मीट, एग एंड वूल। आप बताइए चारों में कौन टॉप स्टेट है? तो ये भी रिपोर्ट कवर हो गया। नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। आर्टिकल आप कमेंट में बताइए इसका। Chief Election Commission Gyanesh Kumar to assume chairship of International IDEA to lead 35 Nation Forum International IDA in 2026. The Chief Election Commissioner Sri Gyanesh Kumar is also to assume the chairship of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance for the year 2026. अगर आपसे पूछा जाए कि इसका चेयरपर्सन कौन है 2026 में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? श्री ज्ञानेश कुमार, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। The Chief Election Commissioner will take over the chairship of IIDEA on December 3, 2025 in the meeting of the Council of the Member States of International IDEA to be held on Stockholm, Sweden. अगर आपसे पूछा जाए ये मीटिंग कहाँ होने वाला है 2025 में, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉकहोम, स्वीडन। A chair he will be presiding over the council meeting during the year. And ये आइडिया के बारे में ये न्यूज है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1995 को। Is an intergovernmental organization committed to strengthening the democratic institution and the process across the world, with a current membership of 35 countries and the United States and Japan as observer. अगर आपसे पूछा जाए ये जो IDA है, IDEA, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज है, तो आपका आंसर होगा 35। कितने ऑब्जर्वर है? तो 2, जापान प्लस USA। ये रहा आपका न्यूज एंड ये रहा आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है करंट अफेयर्स डायरेक्ट PIB से। चलिए आगे के न्यूज पे आते हैं। ये उसके मेंबर कंट्री के नाम होगा, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, बेनिन, बोत्सवाना, ब्राजील, केप वर्दे, कनाडा, चिली, लग्जमबर्ग, मॉरिशस, मेक्सिको, मंगोलिया, नामीबिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पनामा, पेरू, कोस्टा रिका, डोमिनियन रिपब्लिक, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टूनिसिया, उरुग्वे। ऑब्जर्वर कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, जापान। आप पूछो क्या ये रटना है, तो मैं कहूंगा नहीं, इसको रटना नहीं है, बस याद रखिए 35 कंट्रीज प्लस 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। CCRS launches Siddhi 2.0 to strengthen research driven innovation in Ayurveda pharma sector.
ये न्यूज पीआईबी का है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये पब्लिश किया गया पीआईबी में। तो चलिए पढ़ते क्या है। सिद्धि 2.0 मींस साइंटिफिक इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट हेल्थ केयर इंटीग्रेशन। ये सिद्धि का फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक दो वर्ड फेरबदल हो जाएगा इसमें। इज अ नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च इंटरफेस प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपसे पूछा जाएगा सिद्धि 2.0 क्या है, तो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट नेशनल कॉन्क्लेव इन विजयवाड़ा brings industry, academia and regulation together to scale evidence based आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो ये किससे रिलेटेड है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से। किस मंत्रालय में आता है, तो आयुष मंत्रालय में आता है। यही था न्यूज। ये पीआईबी का ये फोटो है जब ये रिपोर्ट पब्लिश हो रहा था, ये उसी का फोटो है। हाँ, आप ये पढ़ सकते हैं, मैं ये टेलीग्राम चैनल पे भिजवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। आइए नेक्स्ट न्यूज। Parliamentary delegation from the Cyprus calls on the president. A parliamentary delegation from the Cyprus led by HEMS Erminta Demetriou, president of the House of Representatives of Cyprus. इन्होंने जो साइप्रस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वहां की जो राज्यसभा, इंडिया की जो राज्यसभा के पैरेलल अकॉर्डिंग पे जाएंगे, तो जो साइप्रस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ एल्डर्स जो होता है ना, तो उधर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और साइप्रस के, उनका डेलीगेशन प्रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने आया था। प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया था, उधर ही का न्यूज है पीआईबी का, और ये डायरेक्ट न्यूज आया था प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड ये देखिए, द प्रेसिडेंट वाज हैप्पी टू नोट दैट मिसेज अनीता इज द फर्स्ट वुमन एंड द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइप्रस। ये पूरे रिपोर्ट में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ सबसे नीचे में है। आपको ये पॉइंट कब मिलेगा जब आप ये पूरा पढ़ोगे, पर आपके लिए मैं काम ये कर दे रहा हूं, तो आप डेली आइएगा एंड डेली यहाँ से आप पीआईबी का न्यूज भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द प्रेसिडेंट वाज हैप्पी टू नोट दैट मिसेज अनीता, द फर्स्ट वुमन and the youngest speaker of the house representative of the Cyprus। the first women का क्या मतलब है, फर्स्ट वुमन का क्या मतलब है, ठीक है। आप जाके आज पता करिए इंडिया का फर्स्ट मैन कौन है। अगर आपने ये पता कर लिया तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा रिपोर्ट में बस एक छोटा सा पॉइंट हमारा न्यूज काम का था। चलिए आगे बढ़ते, ये वो मिसेज अनीता एंड ये हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट न्यूज। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया साइसी फैसिलिटी एट हैदराबाद वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये कहां बना है, सबसे पहले ये तो हैदराबाद में, एंड सेकेंड चीज ये है क्या, तो इट इज एन in the research from today India's aviation sector is set to take a new flight. Saffron will help establish India as a global MRO hub। MRO ये हमारा इंपॉर्टेंस। MRO मतलब क्या, MRO means maintain, repair and overhaul। ये है आपका साइसी, मेंटेन, रिपेयर, ओवरऑल। पहले जो हमारे जो प्लेन के या एविएशन सेक्टर के जितने भी इंजन खराब होते थे, हम उसे दूसरे कंट्रीज भेजते थे रिपेयर करवाने के लिए, या जब दूसरे कंट्रीज के प्लेन हमारे आते थे, अगर उनके इंजन खराब हुए या उन्हें में कोई भी सर्विस एरर आया, तो हम वहां उनको ठीक नहीं कर पाते थे, बाहर के इंजीनियर्स आते थे, उससे ठीक करके फिर चले जाते थे, जिसके कारण वो बाहरी देशों की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही थी। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने के लिए, भारत को एक मजबूत एविएशन सेक्टर इंडस्ट्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इनॉग्रेट किया साइसी को, जो कि है MRO, मेंटेन, रिपेयर, ओवरऑल। यहाँ का जो एविएशन सेक्टर के जितने भी प्लेन्स है अब यहीं पे रिपेयर होंगे, ठीक है। ये था आपका न्यूज। कहां पे ये हुआ है, तो हैदराबाद में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये पूरा रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से, एंड ये ट्वीट्स इस रिपोर्ट में अंदर में ये सारे ट्वीट्स है। तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपको मैक्सिमम न्यूज आपके काम की होंगी। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए गुड बाय।